नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने हमारी आज की दुनिया को आकार दिया है। बात हो रही है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के इतिहास की। जब हम आज की दुनिया को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखते हैं तो लगता है कि ये सब कुछ एकदम नया है ना? लेकिन आज हम इस धारणा के पीछे की सच्चाई को खंगालेंगे और देखेंगे कि दुनिया के जुड़ने का ये ताना बाना असल में कितना पुराना और कितना गहरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब हम ग्लोबलाइजेशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद इंटरनेट, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां या फिर हवाई जहाज, राइट? अक्सर हमें लगता है कि दुनिया का एक दूसरे से जुड़ना बस पिछले 50 या 100 सालों की ही बात है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए इस आम सी लगने वाली बात को थोड़ा चुनौती देते हैं और इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पीछे पलटकर देखते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। इसे देखकर एकदम साफ हो जाता है कि व्यापार और संस्कृति का ये लेन देन कुछ दशकों का नहीं बल्कि हजारों सालों का है। 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिमी एशिया के साथ समंदर के रास्ते व्यापार कर रही थी। और तो और मालदीव के समुद्र में मिलने वाली छोटी छोटी कौड़ियां जिन्हें कभी पैसों की तरह इस्तेमाल किया जाता था, वो ऐतिहासिक रूप से चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती थीं। मतलब मुसाफिर और व्यापारी सदियों से अपने साथ सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि विचार, बीमारियां और यहां तक कि खाने पीने की चीजें भी लेकर चलते रहे हैं। इस लंबे और उलझे हुए इतिहास को हम आज 6 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले चलेंगे आधुनिक युग से पहले के विश्व में। फिर देखेंगे कैसे विजय और व्यापार ने दुनिया बदली। उसके बाद 19वीं सदी की अर्थव्यवस्था। फिर गिरमिटिया मजदूरों का संघर्ष, महायुद्ध और महामंदी का दौर, और अंत में युद्ध के बाद दुनिया का फिर से खड़ा होना। भाग 1, आधुनिक युग से पहले का विश्व। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस वक्त की दुनिया आज जैसी डिजिटल तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो अलग थलग भी नहीं थी। इतिहास में दुनिया की दूर दराज के हिस्सों के बीच जो सबसे शानदार और जीवंत संपर्क था, वो था रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि जमीन और समुद्र का एक ऐसा विशाल नेटवर्क था जो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था। ईसा पूर्व से लेकर लगभग 15वीं सदी तक ये मार्ग आबाद रहे। चीन से रेशम और पॉटरी पश्चिम की तरफ जाती थी और भारत व दक्षिण पूर्व एशिया से बेहतरीन कपड़े और मसाले पूरी दुनिया में पहुंचते थे। बदले में यूरोप से क्या आता था? सोना और चांदी। लेकिन रुकिए, ये मार्ग सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थे। इन्हीं रास्तों से शुरुआती ईसाई मिशनरी और मुस्लिम धर्मोपदेशक दुनिया भर में गए। और हाँ, पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म भी इसी सिल्क रूट की अलग अलग शाखाओं से कई दिशाओं में फैला। अब खाने पीने की बात हो जाए, इसे हम भोजन का बटरफ्लाई इफेक्ट कह सकते हैं, जिसने सच में पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, चीन से नूडल सफर करते हुए पश्चिम पहुंचे और वहां जाकर वो स्पैगेटी बन गए। वहीं जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका की खोज की तो वहां से आलू, सोया, मक्का, टमाटर और मिर्च जैसी चीजें पहली बार यूरोप और एशिया आईं। यकीन मानिए, सिर्फ एक साधारण से आलू के आ जाने से यूरोप के गरीबों की जिंदगी और उनकी उम्र दोनों में गजब का सुधार आ गया था। भाग 2, विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी आते आते चीजें तेजी से बदलने लगीं। जब यूरोपीय जहाजों ने अमेरिका तक का समुद्री रास्ता खोज निकाला तो दुनिया का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। यहां इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक पन्ना खुलता है। स्पेनिश विजेताओं ने अमेरिका पर कब्जा करने के लिए सिर्फ अपनी बंदूकों या हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। वे अनजाने में, या कह लें एक तरह के हथियार के रूप में, अपने साथ चेचक जैसी बीमारियां ले गए। अब चूंकि अमेरिका के मूल निवासी सदियों से बाकी दुनिया से कटे हुए थे, उनके शरीर में इन बाहरी बीमारियों से लड़ने की कोई इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। नतीजा, इन कीटाणुओं ने बंदूकों से भी ज्यादा तबाही मचाई और पूरे के पूरे समुदायों को साफ कर दिया। भाग 3, 19वीं सदी की अर्थव्यवस्था। 1815 से 1914 के बीच का ये वो दौर था जब दुनिया सचमुच एक छोटे से गांव में तब्दील होने लगी थी। आर्थिक और तकनीकी ताकतों ने सब कुछ बदलकर रख दिया। इस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रवाहों यानी फ्लोज पर टिकी थी: व्यापार, श्रम और पूंजी। इसे ऐसे समझिए, ब्रिटेन ने जब अपने कॉर्न लॉ खत्म किए तो वहां सस्ते अनाज का आयात शुरू हो गया। इस भारी मांग ने पूरी दुनिया में एक कृषि अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। अनाज ढोने के लिए दूर दूर तक रेलवे लाइनें बिछाई गईं, लंदन से भारी पैसा निवेश किया गया और सबसे बड़ी बात, खेतों में काम करने के लिए लाखों लोग यूरोप से दूसरे महाद्वीपों में जा बसे। इस दौर में तकनीक एक असली गेम चेंजर साबित हुई।
भाप के जहाज और टेलीग्राफ तो थे ही, लेकिन रेफ्रिजरेशन यानी जहाज़ों में चीज़ों को ठंडा रखने की तकनीक ने एक क्रांति ला दी। पहले जहाज़ों पर जिंदा जानवर ले जाए जाते थे, जो जगह भी घेरते थे और रास्ते में मर भी जाते थे, जिससे मांस बहुत महंगा बिकता था। लेकिन इस तकनीक के आने से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से कटा हुआ मांस सुरक्षित रूप से यूरोप पहुंचने लगा। कीमतें एकदम से धड़ाम हो गई और यूरोप के गरीबों को बेहतर खाना मिलने लगा। लेकिन 19वीं सदी के अंत में एक तरफ जहां यूरोप तरक्की कर रहा था, अफ्रीका में एक बहुत बड़ा संकट गहरा रहा था। 90%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1880 के दशक के आखिरी में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग नाम की एक भयंकर बीमारी फैली। इस बीमारी ने अफ्रीका के 90% जानवरों को मौत के घाट उतार दिया। अब इसका सीधा असर क्या हुआ? अफ्रीकी समाज पूरी तरह से अपने मवेशियों और जमीन पर निर्भर था। जब मवेशी ही नहीं बचे तो उनकी आजीविका पूरी तरह से छिन गई। और यह बिल्कुल उसी वक्त हुआ जब 1885 में यूरोपीय देश बर्लिन में बैठकर अफ्रीकी नक्शे पर लकीरें खींचकर उसे आपस में बांट रहे थे। इस बीमारी से आई भुखमरी ने अफ्रीकी लोगों को मजबूर कर दिया कि वे यूरोपीय खदानों और बागानों में जाकर मजदूरी करें। भाग 4, अनुबंधित या गिरमिटिया श्रम व्यवस्था। जब हम मजदूरों के इस वैश्विक प्रवाह की बात करते हैं तो इसमें भारत और चीन के लाखों मजदूरों का एक बहुत ही बड़ा और दर्दनाक हिस्सा जुड़ा है। हुआ ये कि 19वीं सदी में भारत के कुटीर उद्योग बर्बाद हो रहे थे और लगान तेजी से बढ़ रहा था। गरीबी इतनी थी कि लाखों भारतीयों और चीनियों को काम के बदले एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। इसके तहत उन्हें कैरिबियाई द्वीपों, मॉरिशस और फिजी जैसे 7 समुंदर पार के इलाकों में भेजा गया। इन सीधे साधे मजदूरों की जुबान पर एग्रीमेंट शब्द चढ़ते चढ़ते गिरमिट बन गया और वो खुद कहलाने लगे गिरमिटिया। उन्हें जो सपने दिखाए गए थे, असलियत उससे कोसों दूर थी। इस औपनिवेशिक रिकॉर्ड के उदाहरण को ही देख लीजिए। बागानों में काम करने और रहने के हालात इतने बदतर थे और उनके कानूनी अधिकार इतने कम थे कि कई इतिहासकारों ने इस व्यवस्था को बेझिझक नई दास प्रथा का नाम दिया है। और इस सब के बीच भारत की खुद की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा उलटफेर चल रहा था। जो भारत तभी पूरी दुनिया में अपने मलमल और बेहतरीन सूती कपड़े का डंका बजाता था, वो अंग्रेजों की चालाक नीतियों के चलते सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह गया। ब्रिटिश लोग भारत के किसानों से जबरन अफीम की खेती करवाते, उसे चीन ले जाकर बेचते और उस मुनाफे से चीन की चाय खरीदकर ब्रिटेन ले जाते। पूरा का पूरा सिस्टम उनके मुनाफे के लिए सेट था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी जीने का बहाना ढूंढ ही लेता है। यहां एक बहुत ही खूबसूरत बात देखने को मिलती है। इतनी तकलीफों के बावजूद अलग अलग देशों से आए इन मजदूरों ने अपनी संस्कृतियों को आपस में मिला लिया। त्रिनिदाद में मुहर्रम के जुलूस ने एक विशाल मेले होसे की शक्ल ले ली। जमैका का मशहूर रास्ताफारियनवाद और कैरेबियन का वो पैर थिरकाने वाला चटनी म्यूजिक, ये सब इसी सांस्कृतिक मेलजोल की ही तो देन है। भाग 5, महायुद्ध और महामंदी। अब हम 20वीं सदी में कदम रख रहे हैं। एक ऐसा अध्याय जिसने इस जुड़ती हुई दुनिया को बिल्कुल विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। 20वीं सदी की शुरुआत ही बड़े झटकों के साथ हुई। 1914 का प्रथम विश्व युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था। ये दुनिया का पहला मॉडर्न औद्योगिक युद्ध था। इसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को ऐसा झकझोरा कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। और फिर आया 1929 का साल, महामंदी का वो खौफनाक दौर। कृषि उत्पादों के दाम धड़ाम से गिर गए, व्यापार ठप पड़ गए और बड़े बड़े बैंक रातों रात दिवालिया हो गए। इस मंदी की जड़ें कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा अब भारत पर पड़े इसके असर से लगा सकते हैं। पश्चिमी देशों में आए इस आर्थिक भूचाल की वजह से 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात निर्यात घटकर सीधा आधा रह गया। दुनिया इतनी ज्यादा जुड़ चुकी थी कि एक हिस्से में आई आर्थिक सुनामी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। और इसके बाद 1939 में जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी। भाग 6, युद्धातर पुनर्निर्माण। दो विश्व युद्धों की तबाही के बाद अब दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस बिखरे हुए सिस्टम को वापस जोड़ना। युद्ध के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। यहीं से जन्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक का। इन दोनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानें भी कहा जाता है। इनका काम था युद्ध से तबाह हुए देशों को फिर से खड़ा करना। लेकिन इसी दौरान विकासशील देशों ने महसूस किया कि उन्हें अपने हकों के लिए आवाज उठानी होगी
और इसीलिए उन्होंने G77 नाम का एक समूह बनाया और एक एकदम नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। ये जो हमारी भूमंडलीकृत दुनिया है, ये कोई आज या कल की देन नहीं है। ये सिल्क रूट के कारवां, समंदर नापते जहाज़ों, गिरमिटिया मजदूरों के पसीने और बड़ी बड़ी आर्थिक संधियों के एक बहुत लंबे इतिहास का नतीजा है। और आज तो उत्पादन के केंद्र वापस एशिया की तरफ लौट रहे हैं। भारत, चीन और ब्राजील जैसी अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के नक्शे पर छा रही हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल जहन में आता है, सदियों से चला आ रहा ये व्यापार और जुड़ाव का ताना बाना अब भविष्य में क्या शक्ल लेगा? ये सोचने वाली बात है ना? आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।